जमहूरियत के हवाले से वो इंतखाबात के ऊपर और इंतखाबात के जो नताइज हैं उनके ऊपर एतमाद का है। आप सब लोग जो तमाम ही इंतखाबात को, बड़े सीनियर लोग भी बैठे हैं जो बड़े इंतखाबात को कवर करते रहे हैं, हम हर इंतखाब के बाद ये देखते हैं कि एक झगड़ा पड़ता है कि जी ये नतीजा हमें मंजूर है, एक नतीजा हमें मंजूर नहीं है। हम ये कोशिश कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान वो वज़ीर-ए-आज़म हैं और वो शख्सियत हैं जिन्होंने क्रिकेट को एक न्यूट्रल अंपायर दिया। आपको याद होगा कि क्रिकेट के अंदर भी पाकिस्तान भारत सीरीज़ में कभी जो मैचेस थे उनके ऊपर यकीन नहीं आता था। भारत का एम्पायर होता था तो वो LBW देता ही नहीं था अपने लोगों को, और सेम केस हमारे साथ भी चल रहा था, हमारे एम्पायर भी नहीं देते थे। और ये वो एक माहौल था जिसमें इमरान ख़ान ने न्यूट्रल एम्पायर की बात की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके अंदर न्यूट्रल एम्पायर हैं और कभी भी एम्पायर का फ़ैसला जो है उसको चैलेंज नहीं होता। और जो चैलेंज होता है वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई है। आप देखते हैं LBW का डिसीजन है, मुझे मंजूर नहीं है, ऊपर चले जाएं कैमरों से देख लें। इसी तरीके से बैट को टच हुआ है, बॉल नहीं हुआ, बैट को जो है वो वॉइस के ऊपर चले जाएं। टेक्नोलॉजी ने इन चीज़ों को आसान किया है, और बहुत ही एक जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि कितना बड़ा ये तनाज़ा था और अब कितना ये कम रह गया। इसी असूल को वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसको ये टास्क दिया, और PTI को ये उन्होंने इस तरफ ये टास्क दिया कि हम एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिसके ऊपर तमाम लोगों का ये ना हो कि ये इलेक्शन हम जीते हैं तो झगड़ा हो और वो जीते हैं तो वो झगड़ा हो। पहले दिन जब इमरान ख़ान वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए और पहली स्पीच की, उस दिन उन्होंने अपनी सीट से उठ कर के लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की नशिस्त पे गए, और उन्होंने वहाँ पे उनको ये कहा कि देखिए, आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई है, हम आज ही ये कमीशन बनाने को तैयार हैं। पार्लियामेंट की कमेटी पहले दिन इमरान ख़ान साहब ने बना दी। ये कमेटी बनाने के लिए पिछली दौरे हुकूमत में 4 साल लगे थे, धरने देने पड़े, कमीशन देने पड़े, पूरा एहतजाज हुआ, 4 साल लगे ये कमेटी बनाने में। हमने पहले दिन बना दी। उसके बाद उस कमेटी के कोई 30-32 इजलास हुए। उन इजलासों में क्या कहा गया? नंबर 1, PMLN कह रही थी कि यहाँ पे जो RTS सिस्टम है वो बैठा है और हमारे साथ धांधली हुई है। उनको ये कहा, परवेज़ खट्टक साहब थे, शफकत महमूद साहब थे, मैं उस कमेटी में था। हमने कहा जी कि जिन हलकों में RTS सिस्टम बैठा है और आपका ख्याल है कि वहाँ पे इलेक्शन में धांधली हुई है, उन हलकों की तफसील दे दें। एक हलके की तफसील जो है उस कमेटी के सामने नहीं आई। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे हलके ऐसे हैं जहाँ पर जो फॉर्म 45 होता है वो गायब हो गए, और वो हलके जो हैं वहाँ पर जो फॉर्म 45 था वो ROs के पास पहुँचा नहीं। हमने कहा उन हलकों की तफसील दे दें, कोई तफसील नहीं आई। फिर हमने इलेक्शन कमीशन के पास जो इंतखाबी अज़रदारियाँ फ़ाइल होती हैं उनका रिकॉर्ड मंगवाया, तो पता ये चला कि पूरे पंजाब में 25 इंतखाबी अज़रदारियाँ फ़ाइल हुई। उनमें से 13 PTI के लोगों ने की हुई थी, 11 PMLN के लोगों ने की हुई थी। लिहाजा सिर्फ मीडिया के बल के ऊपर ये नैरेटिव बनाना, ये बयानियाँ बनाना कि इंतखाबात में धांधली हुई है, ये एक वतीरे के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद अभी भी जो इंतखाबात हुए हैं, अभी जो इलेक्शन हुआ है कराची में, उसमें दोबारा कौन कह रहा है कि धांधली हुई? PMLN कह रही है धांधली हुई, और किसको कह रहे हैं धांधली की? पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं धांधली की। इसी तरीके से सेनेट के इलेक्शंस हुए, हमने पूरा जोर लगा लिया कि इस इलेक्शन को हम ओपन वोट करते हैं। ये ओपन वोट क्या था? ये वो वोट था जो 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने आपस में तय किया था कि ये वोट ओपन किया जाएगा।
2015 में PMLN ये लेजिस्लेशन लेके आई थी, कानून साजी लेके आई थी कि ये वोट ओपन किया जाएगा। उसी असूल के ऊपर जो खुद पीपल्स पार्टी और PMLN ने रखा कि हम सेनेट का वोट ओपन करते हैं, हमने जब कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब कहा कि आइए आपने जो बात की थी वो दुरुस्त की थी, आइए इसको ओपन करते हैं, ये 180 डिग्री के ऊपर वापस फिर गए और उन्होंने कहा जी हमने ओपन नहीं करना। और उसके बाद जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, जो मेरा उनका एहतराम है, जिस तरीके से उनको इलेक्शन जितवाया गया और जिस तरीके से वो फिर सेनेटर बने, और फिर जब वो चेयरमैन सेनेट नहीं बन सके, ये कहानी सारी आपके सामने। अगर आप इस्लाहात के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हमने सिर्फ हर इलेक्शन के बाद रोना धोना है कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ये नतीजा सही नहीं आया, फ़लाने ने ये कर दिया, फ़लाने ने ये कर दिया, तो फिर तो देखिए आपकी सियासी तरक्की रुक जाएगी, आपकी जमहूरी तरक्की रुक जाएगी, आप आगे नहीं जा सकेंगे। इसलिए इमरान खान का जो नज़रिया वो ये है कि आइए मिलकर इस्लाहात करते हैं। फिर दरमियान में बारहा ये बात कही गई कि देखिए जी वज़ीर आज़म ख़ुद नहीं कह रहे, बाकी लोग कह रहे हैं, आप वज़ीर आज़म नहीं कह रहे। वज़ीर आज़म साहब ने स्पीकर साहब को ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि आप तमाम जो हमारी जमातें हैं उनको इकट्ठा करें और उन्हें कहें कि आइए हमारे साथ इस्लाहात करें। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने बराह रास्त ट्वीट की, बराह रास्त उन्होंने बयान जारी किया कि इसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। अब हम जब आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो एक दफ़ा फिर इसमें कौन रुकावट डाल रहा है? हम इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात तजवीज़ कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, जो अभी जिसकी तफसील अभी डॉक्टर बाबर अवान साहब भी आपके सामने रखेंगे, हम इसको मॉडर्नाइज़ करना चाह रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इसमें लाना चाहते हैं, जिससे कि रिज़ल्ट्स जो हैं रात 12-12 बजे तक ना रुके रहें, बल्कि पोलिंग के बाद अगले 20 मिनट में, 25 मिनट में नतीजा आपके पास होगा। इसी तरीके से हम जो बाकी इस्लाहात इसमें तजवीज़ कर रहे हैं, वो तमाम वो हैं जिसके नतीजे में इंतखाबी अमल के ऊपर अवाम का, सियासी जमातों का और इंटेलिजेंशिया का एतमाद बढ़ेगा। अगर अब आपको ऑफ़र कौन कर रहा है मुज़ाकरात की? वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं, उसके बाद स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो कर रहे हैं, उसके बाद आपको हुकूमत के वज़रा ये बात कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि हम बातचीत के लिए भी तैयार नहीं हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्लाहात का बीड़ा उठाए। मुझे आप बताइए, कभी कोई सियासी जमात ये कहेगी कि पार्लियामेंट को अंडरमाइन करें? पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को हम कहें कि वो आगे आके लेजिस्लेशन करे और इस्लाहात करे। कभी कोई सियासी जमात आपने ऐसी सुनी है जो कि ये बात करेगी? हर सियासी जमात जो है, हर वो शख्स जो इलेक्शन लड़ता है, उसका काम तो ये होगा कि वो पार्लियामान को मजबूत करे। और जो ये नारा कुछ दिनों पहले लगा रहे थे कि वोट को इज़्ज़त दो, वो वोट को इज़्ज़त तब मिलेगी जब पार्लियामान को इज़्ज़त मिलेगी। आप कह रहे हैं कि हमारे पार्लियामान की को कोई हैसियत नहीं दें, और वहाँ पे चूँकि वज़ीर आज़म हमारी मर्ज़ी का नहीं है, लिहाजा वज़ीर आज़म को नहीं, हम इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दें। इसके नतीजे में एक बहरान पैदा हो जाता है जब आपकी ये इस तरह की बात अगर आप करें कि आपको पार्लियामान के ऊपर एतमाद नहीं है। और दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने, तीनों ने EVM मशीन्स को देखा भी नहीं, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझने की भी कोशिश नहीं की और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। भाई आप उसको देखें, उसको परखें, बल्कि अपनी एक टेक्निकल टीम क्रिएट करें जो कि इन साइंटिस्ट के साथ, माहिरीन के साथ बैठे। और ये जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान के इंजीनियर्स हैं, ये हमारा फ़ख्र है। आप हर आदमी को इस तरह से कंट्रोवर्शियल ना करें। ये जो लोग हैं जिन्होंने ये क्रिएट किया है टेक्नोलॉजी, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। इससे पहले जब मैं मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी था और मुझे अपने साइंटिस्ट के साथ, इंजीनियर्स के साथ जो काम करने का मौका मिला, अपने उसातिज़ा को जो कि यूनिवर्सिटीज़ में टेक्नोलॉजीज़ को देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ देम।
जिस किस्म का काम ये लोग कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उसको ब्रांड नहीं कर सके। अदरवाइज़ पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है, हमारी जो यंगस्टर्स, जो बच्चे बैठे हुए हैं इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजीज़, ये कमाल का काम कर रहे हैं। सो मेरी दरख्वास्त ये होगी, डॉक्टर बाबर अवान साहब इसको जो है वो तफसील से आपके सामने वो रिफॉर्म्स एजेंडा रखेंगे और हम आगे क्या करने जा रहे हैं वो एजेंडा जो है वो रखेंगे। और इसको मैं दोबारा अपोजिशन से ये कहना चाहूँगा, हमें इल्म है कि सारी उम्र आप पर्चियों ही की सियासत करते रहे हैं और पर्चियों से ही आपने हमेशा जो है वो इक़्तिदार लिया है, लेकिन अब मुल्क का इंटरेस्ट ये है कि हम पर्चियों से बाहर निकलें और नई और जदीद इस्लाहात जो है वो इंतखाबी निज़ाम में मुतारफ़ कराएँ। डॉक्टर बाबर अवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक ये ऐसा मसला है इस वक्त जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, ये इससे आइनी बहरान तो कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन आइनी इदारों पे अदम एतमाद का बहरान पैदा हो गया है कौम में, जो बड़ी ख़तरनाक बात है। मुल्क सिर्फ ज़मीन और बिल्डिंगों से नहीं बनते, वो इदारों से और उसके अवाम से बनते हैं। इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी आपको पर्सपेक्टिव देता हूँ। पाकिस्तान में जो जदीद धांधली का सबसे बड़ा तूफ़ान उठा, वो एक सियासी जज साहब थे। उन्होंने 2013 के इलेक्शंस में जाके जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनसे खिताब कर लिया और वो अपने इदारे से, अपने आइनी मैंडेट से बाहर निकल के एक और आइनी इदारे के मैंडेट में जाके उन्होंने मुदाखलत की। उसका नतीजा ये निकला कि 22 मुल्क की सियासी जमातें जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, सब ने उसको कहा कि ये आरोज़ का इलेक्शन है। उसका दूसरा पहलू जिस पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने, अभी फवाद साहब ने रोशनी डाली है, मैं सिर्फ एक आपको उसका एंगल बताना चाहता हूँ कि उसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क की तारीख़ में पहली मर्तबा 4 हलके खोलने के लिए कहा गया, जिसमें 2-3 में तो मैं वकील था और मैं रिप्रेजेंट करता PTI के लोगों को, और वो नहीं खोले गए। और उसका नतीजा ये निकला कि मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा एहतजाज और सबसे तवील धरना वो स्टेज करना पड़ा लोगों को। उस इलेक्शन के बाद जो रिफॉर्म हुई वो 2017 के इलेक्शन एक्ट के ज़रिए से हुई, और उसको जो बनाने वाले थे, जिनके दौरे हुकूमत में वो एक्ट बना, उन्होंने कहा ये नाक़िस है, ये फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से मीट करने के काबिल नहीं है, ये रिकॉर्ड पे है। इसीलिए उन्होंने जो 2018 के इलेक्शंस थे, जिनको बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन ने, फैफन ने, मीडिया के बड़े मोतबर लोगों ने कहा कि बाय एंड लार्ज बिल्कुल ठीक इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शंस को भी उन्होंने चैलेंज किया और कहा कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। इस सूरत हाल में 2 रास्ते हुकूमत के सामने खुले हैं। एक ये है कि बिजनेस एज यूजुअल का स्टेटस को हम चलने दें और कोई रिफॉर्म ना करें। दूसरा ये है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में जो भी ज़मीनी हकायक हैं उनके अंदर हम रिफॉर्म करें और आगे बढ़ें। आपके वज़ीर आज़म इमरान खान ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया है कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। रिफॉर्म के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में और जो हुकूमत का पैकेज है उसके अंदर 49 सेक्शंस मुख्तलिफ, कुछ इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कुछ डिलीट किए जा रहे हैं और कुछ तब्दील किए जा रहे हैं। 49, उनमें से मैं 19 जो सेक्शंस हैं आज आपके सामने, उनके हवाले से गुफ्तगू करूंगा। 19 सब पे नहीं मैं बोलूँगा। उसमें से 7 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने कहा 3 साल से ताला लगा दिया पार्लियामेंट में। आप जब से बने थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, आपने कितने इजलास किए? वो जो रिमांड वाला इजलास था उसको छोड़ दीजिएगा, हर इजलास मुनक्कद हुआ है और हमने अपनी गवर्नमेंट के पिछले जो 2 साल थे उसमें जो आईनी अरसा दिया हुआ है पार्लियामेंट का,
कि वो बैठेगी कोविड के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद, और बड़ी तादाद पे जो पार्लियामेंटेरियंस और मिनिस्टर्स और अमला था उनके इन्फेक्शन लगने के बावजूद भी हमने वो टाइम मुकर्रर किया। आप नहीं तशरीफ़ लाए, ये आपकी मर्ज़ी थी, लेकिन अब हम आपको दावत दे रहे हैं कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इजलास हुए उनमें से सिर्फ 3 की मैं झलकियां आपके सामने, कौम के सामने आपके ज़रिए से पेश करना चाहता हूं। पहली झलकी ये है कि एक इंतहाई मोतबर पार्लियामेंटेरियन साहब जो पिछला बजट का इजलास था उसमें वो कोट उतारने और मिनिस्टर को मारने के लिए दौड़ते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न था। उसके बाद फिर वोट की जो इज्जत थी उसकी बहाली का जब मरहला आया तो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब वो गुस्से में आग से भरे हुए बोलते हुए चले गए और जाके उन्होंने स्पीकर को, जो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ है जिसकी, उसका माइक छीनने के लिए उन्होंने माइक उठा लिया। ये जमहूरियत का दूसरा हुस्न था। और तीसरा ये हुआ कि एक वज़ीर आज़म साहब खड़े होते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये दुनिया की तारीख का पहला जुमला है कि उन्होंने कहा मैं जूता मारना चाहता हूँ कस्टोडियन को, और उन्होंने कहा कि मैं जूता, जब आप लोगों ने बाहर सवाल किया उन्होंने कहा मैं तो उतार चुका था या मैं उतार रहा था और मैंने मारना था, आई मीन इट। हालांकि कुछ दिन पहले वो जूता उछालने वाले एक लड़के को मारने के लिए इसी पार्लियामेंट के बाहर दौड़ते हुए आप लोगों ने कैमरे में पकड़े। अब ये सीरियसनेस कहाँ है ये आप फैसला कर सकते हैं। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब से जो ताज़ा तरीन भी मेरी बात हुई है उसमें भी उन्होंने कहा है, और पिछली जो कैबिनेट की ताज़ा तरीन हमारी मीटिंग थी उसमें भी उन्होंने कहा कि हम अब इसको पूरी कौम के सामने, सबसे पहले हम इसको लेके जा रहे हैं जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनको हम ब्रीफिंग्स देंगे, उनको हम अपना ये जो रिफॉर्म का एजेंडा है वो दिखाएंगे। फिर हम APNS, CPNE, आपके साथ साथ जो आपके प्रेस क्लब्स हैं उनके जो आप लीडर्स हैं, करता धरता हैं, जो आप उसके रुकन हैं, उसके साथ ही हम बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस और हर वो हल्का जो इसमें किसी तरीके से वाच डॉग का या इंटरेस्टेड है, स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, उसको भी हम शामिल करेंगे। मैं अब आपको 3 रिफॉर्म्स पहले बताता हूं जिनके बारे में सारी सियासी जमातों ने लिख के कई दफ़ा कहा और बोल के उससे ज़्यादा दफ़ा कहा। पहला रिफॉर्म है जो इलेक्शन के अंदर धांधली होती है, पाकिस्तान में धांधली हुई, कोई प्रूफ पेश नहीं कर सका, इल्ज़ाम लगा, धांधली हुई। 2018, 19, 20 और आज 21 है, कोई एक वो केस जो आपने किसी ट्रिब्यूनल में फाइल किया वहीं जाके धांधली का सबूत आप देते, कोई सबूत आपके सामने नहीं आया, लेकिन नारे लग रहे हैं अभी तक कि धांधली हुई। इसी तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका के अंदर, और उन्होंने एक अदालती मुहिम भी चलाई और एक सड़कों पे भी मुहिम चल गई वहां। उसका नतीजा क्या निकला? जब जिस हल्के की वो बात करते थे, जिस काउंटी की बात करते थे, जिस स्टेट की वो बात करते थे, उसका नतीजा जब खोला जाता था तो वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, EVMs के जरिए से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एक, और दूसरा नेट के जरिए से और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक जराए से वोटिंग होने की वजह से एक इल्ज़ाम भी वो अपना साबित नहीं कर सके, और जो धांधली की तहरीक थी उसमें से हवा निकल गई। पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन है कि हम कभी अपने वोट पे एतबार ना पैदा होने दें और वोटिंग कराने वाले इदारों पे भी पैदा ना होने दें एतबार। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो एतबार पैदा करने के लिए हम दरवाजे खोलें आईनी और कानूनी तरामीम का। तो जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसके मुताबिक हमने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उनके इस्तेमाल के लिए इलेक्शंस में सेक्शन 103 उसको हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। ये पहली बड़ी रिफॉर्म होगी पाकिस्तान की तारीख में। और इससे पहले आपको याद है कि जब कुछ जगह पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको आजमाया भी था, और जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, तो उसका 4था साल है, वो इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग होती है, बड़े कॉन्टेस्ट होते हैं। जो पहला इलेक्शन था उसमें झगड़ा पैदा हुआ, रिकाउंट हुआ, अदालत में भी गया और वो सेटल हो गया, इसलिए कि उसके पीछे बैकअप था। अब जो अभी कह रहे थे फवाद साहब,
हम आपको बुलाएंगे, आपको हम वो सिस्टम्स दिखाएंगे जो पीटीआई ने नहीं बनाए, जो आपके कौमी इदारों ने बनाए हैं, बैनुल अक़वामी इदारों ने बनाए हुए हैं। उसमें से जो चॉइस करना है वो आप खुद देखिएगा कि हम इसी तरह से हेवायर इलेक्शन होने दें जिनमें कोई भी आके कभी एक इल्ज़ाम आ जाए डस्का में फायरिंग होगी, कभी एक इल्ज़ाम आ जाए कि रात 11 बजे तक देखिए 249 में कराची में वहाँ भी धांधली होती रही। इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा बड़ा रिफॉर्म है कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला है उसका सबसे बड़ा ज़ख़ीरा देने वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको हम राइट ऑफ वोट एक्सटेंड करने के लिए सेक्शन 94 में अमेंडमेंट ला रहे हैं। ये दूसरी बड़ी रिफॉर्म है। ये सारी सियासी जमातों ने वादे किए हुए हैं और जो बल्कि रीजन या मजहब या किसी और बुनियाद के ऊपर भी सियासत करते हैं, जो ही वो बैरून मुल्क जाते हैं वो उनको कहते हैं यार हमारा क्या कसूर है, हम कमा के पाकिस्तान को परदेश में से भेज रहे हैं, हमें वोट का राइट तो दो। आपके मुल्क में अफगानिस्तान के वोटर्स को तो आप राइट देते हैं, अमेरिका के वोटर के लिए तो आप राइट क्रिएट करते हैं, पाकिस्तानी को क्यों नज़रअंदाज करते हैं? इस पे हम रिफॉर्म ला रहे हैं। तीसरी जो बड़ी रिफॉर्म है वो ये है कि सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत नज़र आनी चाहिए। उसके लिए जो सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत के लिए हमने 2 रिफॉर्म्स तजवीज़ किए हैं। सेक्शन 202 में एक रिफॉर्म है, वो ये है सेक्शन 202 के मुताबिक कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो 2000 की बजाय 10,000 यानी 22 करोड़ की आबादी है उनके मेंबर्स होने चाहिए, तब उनको रजिस्टर किया जाए। पहली शर्त ये। और यस, दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सेक्शन नया इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं 213A, इसके मुताबिक उनको पाबंद किया जाएगा कि वो सियासी जमातें अपना सालाना कन्वेंशन मुनक्किद करें जिसमें लोग बोल सकें कि उस सियासी जमात की कारकर्दगी क्या है, अहदेदारों की कारकर्दगी क्या है, लीडरशिप का किबला किधर जा रहा है, दुरुस्त है या नहीं है। ये तीसरी रिफॉर्म थी। चौथी जो बड़ी इलेक्टरल रिफॉर्म है वो ये है कि जो पोलिंग स्टाफ के हवाले से हमेशा शिकायत उठती हैं, तो जो पोलिंग ऑफिसर्स या स्टाफ लगाया जाएगा सेक्शन 15 में अमेंडमेंट करके हम ये प्रोविजन ला रहे हैं कि उसको चैलेंज कर सकेगा अगर किसी को कोई एतराज़ है। मिसाल के तौर पे असजद मल्ली चीखते रहे वहाँ जो आरओ थे उनके बारे में, लेकिन कुछ नहीं हो सका। मिफ्ता साहब भी चीख रहे हैं किसी एक अहदेदार के बारे में और टेलीविजन पे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन वो चेंज नहीं हो सका। आरओ के बारे में वो भी आरओ के बारे में फवाद साहब बता रहे हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग स्टाफ है, ऑफिसर्स एंड स्टाफ विद इन 15 डेज, इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकेगा। इसके अलावा जो अगली 5वीं है अमेंडमेंट वो ये है कि लोगों ने जाली वोट बनाए हुए हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सबसे ज़्यादा वो डरेगा जिसने जाली वोट बनाए हुए हैं, सबसे ज़्यादा वो डरेगा जिसने अपने मज़ारों के शनाख्ती कार्ड लेके उनके ऊपर उनको कोई 10-10 जगह वोटिंग के लिए उनका रास्ता खुला हुआ है, और सबसे ज़्यादा वो डरेगा जो फर्जी वोटर्स पे यकीन रखता है, जो पर्ची को भी पलीद कर देता है, वो इससे सबसे ज़्यादा डरेगा। लेकिन जो रिफॉर्म करना चाहता है, हालात को बेहतर करना चाहता है, वो इससे नहीं डरेगा। उसके लिए जो हमने सोचा है रास्ता वो ये है कि एक तो ये कि जो नादरा का रजिस्ट्रेशन का आईडी डेटा है, नादरा वाला, उसकी बुनियाद के ऊपर हम जो इलेक्टरल रोल्स इंतखाबी फहरिस्तें हैं वो तैयार होनी चाहिए। बाकी सब जगह हम वो नादरा का डाटा मानते हैं। एहसास प्रोग्राम है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो गरीबों के डायरेक्टली उनको देता है शफाफ तरीके से पैसे। आखिरी जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ, फिर आपसे बाद में भी बात करेंगे इंशाअल्लाह, वो ये है कि हम जो हल्का बंदी है, कराची में भी सवाल उठता है, बाकी जगह भी सवाल उठते हैं, हल्का बंदियों को दुरुस्त करने के लिए हमने पहले वो कहते थे कि इतनी आबादी हो
तो एक आबादी ऐसी होती थी जहां आपको 3.5 लाख का हल्का मिलता है, उसके साथ वाला आपको पता लगा कि वो 77,000 का हल्का है। आबादी की बुनियाद के ऊपर अब हम ख़त्म करेंगे और इस सिलसिले में कुछ हम डिलीट कर रहे हैं प्रोविजंस 2017 के इलेक्शन एक्ट में से, और हम वोटर्स की बुनियाद, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं नादरा के, उसकी बुनियाद के ऊपर करेंगे ताकि हल्के बैलेंस्ड बन सकें। और बहुत सारे इलाकों में जो आबादी के मुख्तलिफ हैं सेक्शंस जो शिकायत करते रहते हैं, तो मुझे अभी तक जो आपने सुना इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी एक सियासी पार्टी को फ़ायदा देती हो। 2 बातें और मैं करना चाहता हूँ आपसे। पहली बात यह है कि हमने 16 अक्टूबर 2020 को हमने इंट्रोड्यूस किया था कौमी असम्बली में इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 16 अक्टूबर को, और आज हम मई में हैं। उनको फैसला करना था विदिन 100 डेज, फैसला नहीं हो सका, इसलिए जो दूसरे टूल्स हैं उनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। और जो आखिरी मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वो भी हम ला रहे हैं। एक इलेक्शन सेनेट के ओपन आइडेंटिफाइबल वोट के जरिए से करवाने के लिए, इसलिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिख के कहा हुआ है पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने कि ये काम करना चाहिए। ये तो उनका एजेंडा हो गया जो उनसे नहीं हो सका था 10 साल में, वो अब इमरान खान उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसकी तरफ तवज्जो दे रही है। और दूसरा ये है कि इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने के लिए जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए दूसरी आइनी तरमीम हम ला रहे हैं। और मैं आप सब से दरख्वास्त करूँगा कि इसके ऊपर जितना डिबेट, जितने सवाल हो सकते हैं वो ज़रूर कीजिए सबसे। और ये कौम का काम है, ये कौम का सवाल है, और ये कौम के ऐवान का नहीं बल्कि कौम के इदारों पे जो इलेक्शन के और लेजिस्लेशन के ज़िम्मेदार हैं उन पे एतमाद का सवाल है। इसलिए इट्स अ कॉमन क्वेश्चन फॉर एवरी कॉमन पाकिस्तानी। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने तो लेटर लिखे हैं, नहीं तारिक साहब आपने फॉलो नहीं किया। सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब ने ख़त लिखा था स्पीकर साहब को, उसके बाद स्पीकर साहब ने ख़त लिखा है अपोजिशन को भी और पीपल्स पार्टी में नून लीग को भी और PMLN को भी और बाकी पार्टीज़ को भी। पीपल्स पार्टी ने अपना फोकल पर्सन नवीद कमर साहब को बना दिया है, PMLN ने अपना कोई बंदा उस कमेटी में नॉमिनेट नहीं किया है। सो ये प्रॉब्लम आ रही है कि PMLN को ना उसका रिस्पांस दिया है ना इसका रिस्पांस दिया है, ये ऑफिशियल है। अच्छा, मैं तारिक साहब 2 फोरम ऐसे हैं जहां पे ऑपोजिशन को पहले भी दावत दी जा चुकी है। वो फोरम है पार्लिमानी, सियासी नहीं है, इसलिए वहाँ तो आना चाहिए। एक कमेटी बनाई बाकायदा स्पीकर साहब ने, और दूसरा ये था उसमें वो तशरीफ़ नहीं लाए। दूसरा ये रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कहना बहुत ज़रूरी है, वो तशरीफ़ नहीं लाए। दूसरा ये था कि जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसका भी पहली दफ़ा बायकॉट हुआ है, और जब तक वो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं आते वो किसी जगह बैठ के पार्लियामेंट के किसी दूसरे फोरम पे, इसलिए कि पार्लियामेंट को हमने इस्तेमाल करना है लेजिस्लेशन के लिए, दूसरा कोई फोरम बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि जहाँ से लेजिस्लेशन के लिए हम रुजू कर सकें। ये सिर्फ इख्तियार है पार्लियामेंट का, इसलिए वहाँ तो उनको आना चाहिए। पार्लियामेंट हमारी नहीं है, उनकी भी है। जी आबाद पंजाब हुकूमत का अपना एक इशू है, वो उसको डील कर रहे हैं अकॉर्डिंग। जी अवैस तो डिबेट होनी चाहिए, क्या इशू? देखिए जी, जितने भी सवालात उठाने हैं हुकूमत किसी सवाल से नहीं घबराती, वो ज़रूर उठाए जाएं।
जितनी भी बातें करनी है, जितने एतराज़ात करने हैं, मैंने आपको एक डेट दी है, ये चेक कर लें। आप भी क्या नहीं करते हैं रिपोर्टिंग पार्लियामेंट की, कि ये जो इलेक्शन अमेंडमेंट बिल है मेरे हाथ में इस वक्त, ये कौमी असम्बली में इंट्रोड्यूस किया 16/10/2020 को। उस दिन भी उनका बाइकआउट था। तो हम क्या कर सकते हैं? और हम कौमी असम्बली में जब जाते हैं ये बिल इंट्रोड्यूस होता है, आज तक देखिए, आप चेक करें, मैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए हम दोनों यहाँ नहीं बैठे, आप चेक करें और कौम को बताएं कि क्या अपोजिशन ने पिछले साल अक्टूबर से लेकर आज तक कौमी असम्बली में कोई अमेंडमेंट अपनी तरफ से डाली है, कोई तजवीज़ डाली है? हमसे नहीं बात करना चाहते तो ना करें ना, वहाँ उन्होंने डाली है। मैं अपना जवाब नहीं देना चाहता, जवाब मुझे पता है वैसे। ठीक, हाँ, एक सेकेंड, देखिए, चारों सूबों के अंदर और जीबी के अंदर और आज़ाद जम्मू कश्मीर की आज़ाद हुकूमत के अंदर हर जगह अलग-अलग हर यूनिट के अंदर एक डिस्पेंसेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। जब हम बात कर रहे हैं तो ये उन हलकों का आपस में वो तनासुब निकालेंगे जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, उनको इस्लामाबाद पिंडी से कंपेयर नहीं किया जाएगा। नहीं, थोड़ा सा नहीं, एक मिनट, जो आपने बात की ना, मैं थोड़ा जस्ट बनाने की, हर हलकों जो है ना, वो सूबों में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया है कि किस सूबे की कितनी नशिस्तें हैं। उस सूबे के अंदर जो डिमार्केशन हो रही है वो इस वक्त आबादी की बुनियाद पे हो रही है। यानी फॉर एग्जांपल अगर बलूचिस्तान की 50 सीटें हैं तो वो 50 सीटें जो हैं वो आबादी की बुनियाद पे हो रही हैं। डॉक्टर बाबर अवान साहब ने जो हमें बताया है वो ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं, वो 50 सीटें इक्वल वोटर बेस पे होनी चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि एक हल्के का वोटर जो है वो 3 लाख है और दूसरे हल्के का वोटर 70,000 है। ये जो डिस्क्रिपेंसी है उसको ख़त्म करें, बाकी उसका फ़र्क नहीं जब पड़ेगा। दूसरा जो आपने सवाल पूछा